हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब वही कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। और फिजिक्स में हम सब अभी क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। तो इसी वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़े थे? वेक्टर के प्रकार पढ़ चुके हैं ना। तो वेक्टर के प्रकार में आप सब जितने भी टाइप के वेक्टर थे देख चुके हो। उनमें एक प्रकार आपका बचा है शून्य सदिश। कौन सा प्रकार बचा है? शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? नाम से स्पष्ट है ना, शून्य सदिश। जैसे मात्रक सदिश क्या होता था? ऐसा सदिश था जिसका परिमाण एक होता था। वैसे शून्य सदिश क्या है? कि ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना होगा? शून्य। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य, और उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो कहोगे जब ऐसा सदिश है इसका वैल्यू ही कुछ नहीं होता तो इसे पढ़ने का मतलब क्या है? इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इसको पढ़ने की वही आवश्यकता है जैसे कि आपको नंबर में जब आप बीजगणितीय योग करते हो तो नंबर में आपको जीरो जोड़ना पड़ता है कि नहीं जोड़ना पड़ता है? तो जीरो का कोई मतलब ही तो है नहीं। तो जीरो का भी तो जीरो है, तो उसको आप क्यों पढ़ते हैं? तो क्योंकि अगर आपको कभी दो में से जीरो जोड़ना होगा तो आप क्या बोलोगे? तो जीरो का आवश्यकता क्यों पड़ता था कि अगर जैसे आप दो में से दो घटाओगे तो कितना आएगा? तो जीरो आएगा। एक ऐसा नंबर आना चाहिए कि उसी नंबर में से उसी नंबर घटा क्या है, तो उसी नंबर को तो आपने जीरो बोला है। सेम वैसे वेक्टर में अगर एक वेक्टर है उसी में उसी वेक्टर को घटा दोगे तो क्योंकि वेक्टर में वेक्टर घटाओगे तो नए वेक्टर ही आएगा। बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? कोई अगर वेक्टर है उस वेक्टर में आप वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर आता है। कोई एक वेक्टर है उस वेक्टर में वेक्टर घटाओगे तो एक वेक्टर ही आता है। तो ऐसे ही किसी वेक्टर में उसी वेक्टर को घटाएंगे तो एक वेक्टर आएगा। तो कौन सा वेक्टर आएगा? क्योंकि कोई नंबर में वही नंबर घटाओगे जीरो आएगा। तो किसी एक वेक्टर में जैसे मान लो अगर एक वेक्टर है ए, इसी में आप वेक्टर ए को घटाओ तो एक वेक्टर ही आएगा। उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। तो किसी वेक्टर में उसी वेक्टर को घटाओगे तो क्या आएगा? इसका प्रयोग करने के लिए हम लोग शून्य सदिश की हमें आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गया ना? तो बस आप इसको केवल याद रखना शून्य सदिश क्या होता है। अब आज हम सब, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर का अर्थात सदिशों का योग करने का एक अलग नियम है। अदिश राशियां, सदिश राशियां दो तरीके की राशियां होती हैं। अदिश राशियों का योग आप साधारण बीजगणित के नियम से कर लेते हो, लेकिन सदिश राशियों का योग आप साधारण बीजगणित के नियम से नहीं करते हो। तो सदिश बीजगणित का, सदिशों को जोड़ने के लिए एक आपको सदिश बीजगणित का नियम आता है। तो अब आज हम देखेंगे कि दो सदिशों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो आप हेडिंग डालो सदिशों का योग। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, योग का मतलब एडिशन ही तो होता है। तो दो सदिशों को कैसे जोड़ोगे? आप केवल वैसे सुन लो। इनके दो पर्सपेक्टिव होंगे, इनके दो मेथड होंगे। एक आपका इन्हें डील करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड होगा यानी ज्यामितीय विधि होगा, और एक आपका एनालिटिकल मेथड होगा यानी विश्लेषणात्मक विधि होगा। तो क्या होगा? पहले दोनों के बारे में, पहले त्रिभुज का योग कैसे, सदिशों का योग कैसे करते हो उसको सुनो। सदिशों को योग करने का एक पहला नियम है त्रिभुज नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ। क्या कहता है त्रिभुज नियम? इसमें दो सदिश अगर आपको जोड़ना है तो उनको ऐसा आप सेट करो जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो मान लो कि अगर आपका ये क्या है? तीन भुजाएं। कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं? ये तीन भुजाएं हैं। और आपके पास दो वेक्टर है जिन्हें आपको क्या करना है? जोड़ना है। मान लो एक वेक्टर ये है ए, और आपका एक वेक्टर ये है मान लो वेक्टर बी। तो आप क्या काम करो, इस वेक्टर ए को त्रिभुज की एक भुजा को निरूपित कर दो, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको त्रिभुज की दूसरी भुजा के द्वारा निरूपित कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो तीसरा भुजा आएगा, और तीसरा भुजा इस डायरेक्शन में ले कि इस डायरेक्शन में ले, ये जिस क्रम में लिए हो उसके विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब क्या है? जैसे अगर इसका क्रम ऐसे है फिर ऐसे है तो आपको ऐसे जाना चाहिए था, तो आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको ऐसे जाना है। तो जो तीसरा भुजा होगा लेकिन विपरीत क्रम में, यही तीसरी भुजा क्या रिप्रेजेंट करेगी? इन दोनों वेक्टर का योग, अर्थात ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को हम लिख देते हैं वेक्टर आर। वेक्टर आर मतलब इनका रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ रहा है ना? इनका परिणामी सदिश, दो सदिशों का परिणामी सदिश वेक्टर आर। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिश की दिशा और परिमाण को व्यक्त करे तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होती है, लेकिन
विपरीत क्रम में अर्थात इस क्रम में, तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी विपरीत क्रम में वो इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो क्या ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसीलिए इसे कहते हैं कौन सा नियम? त्रिभुज नियम। तो आप इस त्रिभुज नियम को पहले लैंग्वेज में लिख लो, फिर इसके हम दोनों विधि, ये तो आपका ज्यामिति विधि हुआ, फिर मैं इसका विश्लेषणात्मक विधि भी करेंगे, एनालिटिकल मेथड भी करेंगे। तो त्रिभुज नियम में आप लिखो, यदि दो सदिश दिशा एवं परिमाण के साथ त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करे, त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इनका परिणामी सदिश दिशा एवं परिमाण के साथ विपरीत क्रम में, ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए ना, विपरीत क्रम में, परिमाण के साथ विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होती है, समझ में आया बात? अगर दो सदिश है उसको दिशा और परिमाण वाइज आप क्या करो, त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित करो, तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश आता है वो परिमाण और दिशा के साथ त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा, बस विपरीत क्रम में लेना है। तो इस बात को समझने के लिए हम दो मेथड लेते हैं। एक आपका पहला मेथड है, कौन सा मेथड? ज्यामितीय विधि। कौन सा विधि? ज्यामितीय विधि, यानी इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है? ज्योमेट्रिकल मेथड ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास एक सदिश है, ये वेक्टर ए, ठीक है, और इस सदिश के साथ थीटा कोण बनाते हुए ये मान लो आपका है वेक्टर ए और ये मान लो आपका है वेक्टर ए। इन दोनों वेक्टर को आपको क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों वेक्टर को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे इनको? सबसे पहले जो आपका वेक्टर ए है इसको आप वैसे रखो, ये आपका वेक्टर ए हो गया, और इस वेक्टर ए के साथ जितना एंगल बनाते हुए वेक्टर बी, उतना ही एंगल बनाते हुए आप एक दूसरा वेक्टर लिखो, वेक्टर बी। और याद रखना, ख्याल करो, आपको एक बात बताए थे, जब दो सदिश के बीच आप कोण निकालते हो तो हेड से हेड जुड़ा रहना चाहिए और टेल से टेल, लेकिन यहाँ पर जब दो वेक्टर को जोड़ोगे तो हेड से टेल होना चाहिए या टेल से हेड होना चाहिए। याद रखोगे बात ना? समझ में आ रहा है ना? तो उतना ही कोण, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों सदिशों के बीच एंगल थीटा है तो सही बात है, कहोगे यहाँ पर तो टेल हेड से टेल है तो कैसे इनके बीच एंगल थीटा हुआ? अरे हम यहाँ पर एंगल बनाए, यहाँ पर एंगल नहीं बनाए। जब आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो देखो उनके टेल से टेल के बीच का ही एंगल आएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो आपने उतना एंगल बनाते हुए एक दूसरा वेक्टर ले लिया। तो ये पहली भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है त्रिभुज की, और ये त्रिभुज की दूसरी भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो त्रिभुज का तीसरा भुजा यही होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज का तीसरा भुजा यही होगा। तो लेकिन त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा, और वेक्टर का डायरेक्शन आप एरो से बनाते हो। तो इसका एरो हम इधर बनाए कि इधर बनाए? इसके विपरीत क्रम में। अगर ये इसका क्रम ये है फिर ये है, तो आप ये क्रम ना लेके इसका उल्टा क्रम लेना है, अर्थात ये जो होगा तीसरी भुजा, यही क्या करेगी? इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करेगी, अर्थात वेक्टर आर को प्रदर्शित करेगी। और ये वेक्टर आर होगा क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही आपका बोलता है ज्यामितीय विधि। इस त्रिभुज नियम आपको समझ में आ गया, तो त्रिभुज नियम को डील करने का यही आपका एक तरीका है। तो इसको आप
लिख चुके हो, अब आगे चले ना। तो अब आप दूसरा हेडिंग डालो, इसको डील करने का विश्लेषणात्मक विधि। उसमें क्या होगा, एनालिटिकल मेथड। उसमें आपको हम फार्मूला वाइज डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, फार्मूला वाइज। मतलब अगर आपको दो वेक्टर दिया है, दो सदिश का परिमाण दिया है, उनके बीच का कोण दिया है, तो आप कैसे उनका रिजल्टेंट निकालोगे। तो ध्यान से सुना, तो हेडिंग डालो विश्लेषणात्मक विधि। विधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो ध्यान से देखना, आप एक बार इसको फिगर को समझ लो, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, आप उसे समझ जाओगे। जैसे मान लो कि आपका ये है कौन सा वेक्टर ए, ये आपका क्या है, या ऐसे समझ लो आपको दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मान लो क्या है बी, और वेक्टर ए या जो आपका वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। आपके पास मान लो दो सदिश है, एक आपका सदिश हुआ ए सदिश, एक आपका बी सदिश हुआ, और दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इनको आप कैसे डील करोगे, तो त्रिभुज नियम के लिए आप क्या करते हो, सबसे ये वेक्टर आपका है पहला वेक्टर, अब इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाके रखोगे, इसके टेल को लाके यहाँ पर रखोगे, तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये आपका वेक्टर भी हो जाएगा। और आपको पता है कि यही जो तीसरा भुजा होगा अपोजिट क्रम में, यही क्या हो जाएगा, वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब ध्यान से देखो, आपको बताया गया है अगर कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर का अगर आपको परिमाण लिखना है, तो इस वेक्टर के परिमाण को आप केवल ऐसे ए लिख दोगे। अगर वेक्टर ए है तो उसके परिमाण को लिखने के लिए केवल आप ए लिखोगे। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये वेक्टर ए है, इसके परिमाण को केवल मान लो हमने एक ए लंबाई का एक रेखा खींच दिया, ए लंबाई का एक रेखा खींच दिया, और मान लो ये बी लंबाई का हम एक दूसरा रेखा खींच दिए। बात समझ आ रहा है ना। अब अगर इनके बीच एंगल कितना है, मान लो इनके बीच एंगल कितना है, थीटा है। सुनो, तो मान लो ये इनके बीच एंगल कितना था, क्योंकि इनके बीच एंगल था थीटा, और यही आपका क्या है, अगर ये वेक्टर आर है तो इसके परिमाण को केवल आप आर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ध्यान से देखो, आप एक यहां पर क्या खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दो। क्या खींच दो, परपेंडिकुलर खींच सकते हो ना, परपेंडिकुलर। अब मान लो ये आपका पी है, इस त्रिभुज का कुछ नाम दे दो, पी क्यू आर, और इसको आपने क्या बोल दिया, एस। समझ में आ रहा है। क्या ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये, क्योंकि इतना दूरी तो आपको पता है, ये दूरी कितना है ए, क्या ये दूरी पता है, क्या ये दूरी पता है, तो आप पहले ये दूरी निकालो। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी आर एस में साइन थीटा बराबर बताओ कितना होगा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यही होगा। अरे कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब कितना हो गया, पी एस, और कर्ण आपका कितना है, अरे ये जो बी है यही तो है ना, यही पूरा भुजा आपका बी है, तो कर्ण आपका कितना हो गया, बी। तो क्या यहां से आप बता सकते हो, पी एस बराबर, ये भाग इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो पी एस बराबर आप क्या लिख सकते हो, बी साइन थीटा। तो क्या ये आपको पी एस की लंबाई मिल गई, ये लंबाई आपको कितनी मिली, पी एस बराबर कितना मिला, बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात। अब आप यहां से अगर साइन थीटा लगा, क्योंकि आपको ये लंब कोण के सामने वाला लंब होता है, लंब चाहिए तो आपने साइन थीटा लगा दिया। अब ये आधार हो जाएगा, तो अगर आपको आधार चाहिएगा तो आप काश लगाओगे नहीं लगाओगे। इसी त्रिभुज में आप काश थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हुआ, आर एस, और कर्ण कितना हुआ, कर्ण तो 90 अंश के सामने वाला ही कर्ण होता है ना, तो कर्ण आपका कितना है, बी। तो बताओ क्या आप यहां से लिख सकते हो आर एस बराबर बी cos थीटा। इसका मतलब जो ये आर एस आ गया, ये कितना आ जाएगा, बी cos थीटा। बात समझ में आ रही है यहां तक। तो अब बताओ, तो अब क्या आप इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, तो बोलो कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पी एस क्यू, त्रिभुज पी एस क्यू में क्या आप लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या आर है, आर का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना हो गया, बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार कितना है, ये पूरा है आधार,
अर्थात यहाँ तक तो दूरी a है और यहाँ तक दूरी b cos थीटा है, तो टोटल दूरी कितना हो गया a प्लस b cos थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आधार कितना हो गया a प्लस b cos थीटा, इसका क्या स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पर a प्लस, इसको आप a मान लो, इस पूरे को b मानो, तो क्या a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b cos थीटा का स्क्वायर, तो b cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2ab sin थीटा। 2a की जगह तो a है और b की जगह कितना है b cos थीटा, 2ab यही होता है ना, तो 2ab यानी b cos थीटा। अब ध्यान से देखो, क्या यहां से और यहां से आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, नहीं कॉमन ले सकते हो? तो अगर यहां पर आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा। और अभी यहां पर आपका a स्क्वायर बचा है, इसको आप वैसे रख दो, और ये आपका यहां पर कितना बचा है 2ab cos थीटा, ये बचा है, इसको आप वैसे रख दो। तो यही तो आपका क्या हो गया आर स्क्वायर। और आपको क्या ये बात पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है एक ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इतने की जगह आप एक लिख सकते हो, तो बी स्क्वायर में एक का गुणा करोगे तो बी स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचा बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या बचा है ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या बचा है 2ab cos थीटा। अब इसके आगे एक लाइन हम इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको आर क्या है जो फाइनल वेक्टर है यह है, तो इसका परिमाण है, क्योंकि यहाँ पर केवल आर लिखा है, आर वेक्टर आर नहीं लिखा है, तो आर वेक्टर आर का परिमाण है यार। तो क्या यहाँ से आप आर बता सकते हो नहीं बता सकते हो? आर निकालना है तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट। अच्छा ए स्क्वायर को क्या हम पहले लिख सकते हैं, चाहे 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो एक ही बात हुआ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाकी यहाँ पर क्या बचा है 2ab cos थीटा। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूले की इस फार्मूले की सहायता से आप बता सकते हो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आएगा। अगर मान लो यहाँ पर a क्या है पहले वेक्टर का परिमाण है, b क्या है दूसरे वेक्टर का परिमाण है, और थीटा क्या है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल आप निकालना जानते हो। तो आपको क्या रिजल्टेंट वेक्टर जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण मिल गया। तो क्या किसी सदिश का केवल परिमाण जान जाओगे? अगर आपको किसी सदिश का केवल परिमाण पता है तो क्या इतना काफी उस सदिश को व्यक्त करने के लिए? नहीं, सदिश को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और किसी सदिश का दिशा बताने के लिए आप उसका डायरेक्शन बताओगे। डायरेक्शन कैसे? क्या ए का, क्योंकि आपको वेक्टर ए दिया है मतलब वेक्टर ए पता है, तो आप केवल ये पता कर लो इसके साथ कितने एंगल पर है। आप क्या पता कर लो वेक्टर ए के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो अगर पता चल जाएगा ये 30 अंश है, तो अगर आपको इसका डायरेक्शन पता है उससे 30 अंश का एंगल पता चल जाएगा, तो आपको इसका भी डायरेक्शन पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा। तो आपको एक चीज और निकालना पड़ेगा इनके बीच का एंगल। तो मान लो इनके बीच का एंगल क्या है 5, तो क्या अगर ये एंगल 5 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 5। तो इस त्रिभुज से आप ये 5 कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, क्या यहां से आपको ये पूरा लंब पता है? अरे आप इसको भूल जाओ, आप इस पूरे को भूल जाओगे तो क्या ये त्रिभुज बना? इस कोण के सामने का ये लंब हुआ, और आपको ये पूरा आधार पता है। तो जब लंब पता है आधार पता है तो एंगल निकालने के लिए tan का यूज करते हो नहीं करते हो? तो क्या आप इस त्रिभुज में tan फाई अगर लिखना चाहोगे तो tan फाई बराबर आप कितना लिख सकते हो? tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है b साइन थीटा बटे आधार, आधार कितना है a प्लस b cos थीटा। तो क्या यहाँ से फाई का वैल्यू बता सकते हो? tan इधर से उधर जाएगा तो tan इनवर्स आप बोल दोगे। जैसे मान लो अगर ये वैल्यू हल करने के बाद जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं केवल 1/√3 आ गया, तो tan फाई बराबर अगर 1/√3 है तो फाई बराबर कितना होगा 30 अंश, क्योंकि tan 30 अंश का ही मान तो कितना होता है 1/√3। ये वैल्यू मान लो हल करने के बाद √3 आ गया, तो tan कितने का मान √3 होता है 60 अंश। इसका मतलब फाई बराबर कितना आ गया 60 अंश। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये हल करने पे आपको ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिसका आप वैल्यू जानते हो, आपको 1/2 मिल जाएगा 5/6 मिल जाएगा, तो ये कितने की जगह लिखोगे? तो उसके लिए अगर कभी आपको ऐसा पड़ेगा आप फाई बराबर ये tan उधर जाके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। इस बात को याद रखना, आप ये दोनों फार्मूला याद रखना।
बात समझ में आ रहा है ना। अगर रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण बताना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां ए क्या है पहले वेक्टर का परिमाण, बी क्या है दूसरे वेक्टर का परिमाण, थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का कोण। अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल बताना है तो रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल अगर फाई है तो tan फाई बराबर आप क्या लिखोगे b sin थीटा। मतलब पहले वेक्टर के साथ एंगल बताना है तो दूसरा वेक्टर लोगे। देखो ऊपर क्या लिखे हो, बी लिखे हो, बी मतलब दूसरा वेक्टर, बी साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है दोनों वेक्टर के बीच का कोण, जो आपका पहला वेक्टर था और जो आपका दूसरा वेक्टर था उसके बीच का कोण थीटा है अपान ए प्लस बी। ए तो आप जानते हो पहले वेक्टर का परिमाण, बी भी आप जानते हो, और cos थीटा, थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का परिमाण। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।